हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस का और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया विच इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। वैसे यहाँ पर ये कहना गलत है कि ये फंक्शंस चैप्टर का आइडिया है, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन अपने आप में जो कॉन्सेप्ट है ये आपके अलग अलग चैप्टर्स में आपको यहाँ पर दिखते रहेगा। हम यहाँ पे जैसे जैसे कैलकुलस के अंदर घुसते चलेंगे यू विल रियलाइज कि फंक्शनल इक्वेशन हम यहाँ पे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, आगे चल के इंटीग्रल कैलकुलस कहीं पर भी आपको ये दिखाई दे सकता है। इसीलिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस इज वेयर वी विल लर्न दिस आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, सो आपको जो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शनल इक्वेशन इनफैक्ट होता क्या है, वो सारी चीजों का यहाँ पर जो है बेस वर्क क्रिएट होने वाला है। एंड देन व्हाट आर द स्टैंडर्ड आइडियाज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन, वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज एंड व्हेन वी बेसिकली गेट एन अपॉर्चुनिटी, आगे के जो भी हम यहाँ पे वीडियोस करेंगे, जो भी अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोस हम करेंगे, वहां पे अगर मिलते हैं सवाल, है ना, जहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन इन्वॉल्व की जा सकती है, तो वहां पर मिक्स प्रॉब्लम आपको फर्दर सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है ना? सो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिस्कशन है। अगर आप यहाँ पे अपने पूरे बुक को उठाएंगे तो आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जिसके अंदर एफ एक्स लिखा हुआ दिखता है। एफ एक्स में कुछ दे दिया इक्वेशन, जी एक्स में कुछ दे दिया इक्वेशन, लेकिन एग्जैक्टली फंक्शन क्या है बताया नहीं। ठीक है ना? सो दैट इज वेयर वी बेसिकली गेट इनटू दिस आइडिया कि यार फंक्शनल इक्वेशन का आइडिया अगर आपके पास है तो यू कैन बेसिकली कैलकुलेट दैट फंक्शन। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। हमारे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है एंड द स्टार्टिंग इज विथ द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन। कुछ कुछ फंक्शनल इक्वेशन एकदम स्टैंडर्ड है, उनको तो हमें याद ही रख लेना चाहिए, राइट? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक फंक्शनल इक्वेशन बनाई जा सकती है विच लुक्स लाइक दिस, देखो ध्यान से, एक फंक्शनल इक्वेशन बनाई जा सकती है विच लुक्स लाइक दिस, कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कैलकुलेट करता हूं तो ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर आ जाता है, राइट? सो ये अपने आप में क्या है, एक फंक्शनल इक्वेशन है। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है तो हम चाहेंगे कि इसका आंसर भी हम क्या करें, याद रखें कि इस तरह का फंक्शन कौन सा है जो इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना? सो अगर आप इसमें यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग अगर आप यहाँ पे बिल्ड करना चाहो, है ना, तो हम ऑब्वियसली इसको सॉल्व करके भी यहां तक आ सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम वो नहीं करना चाहेंगे, मतलब इन द सेंस हम प्रूफ नहीं करना चाहेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि उसके लिए हमारे पास थोड़ा और नॉलेज होना चाहिए कैलकुलस का टू एक्चुअली प्रूव दीज थिंग्स इजीली। करेंगे आगे चल के कभी ना कभी, लेकिन आज हम एक काम डेफिनेटली कर सकते हैं। जो थ्योरी हमें यहां पर बता रही है कि इस तरह का जो आपके पास में इक्वेशन आ रहा है जिसको हम फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें एफ एक्स की कोई एक तरीके से आप कह सकते हो प्रॉपर्टी बता दी गई है। क्या बता दी गई है? एफ एक्स की कोई एक प्रॉपर्टी बता दी गई है कि यार एफ के अंदर अगर मैं एक्स इंटू वाई डालता हूं तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बनता है। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन आंसर है उसकी मदद से वेरीफाई करके देख सकते हैं, राइट? वेरिफिकेशन डेफिनेटली कैन बी डन, कि हम अगर मान लेते हैं कि ये सही है तो एक बार चेक करके देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस आपके बराबर आते हैं कि नहीं आते। उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है ना? इससे ये भी हो जाएगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकने का समय मिलेगा। इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स चीजें दिखती हैं, तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाते हो, रिकॉल कर पाते हो। सो लेट अस डिस्कस दिस अ बिट, ताकि आपके यहाँ पर जो है थोड़ी दोस्ती इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ में हो जाए, राइट? सो हमें अगर पता है कि एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है विच इज सम कांस्टेंट इनटू एल एन एक्स, और अगर मैं अब आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई, तो क्या कोई सोचने वाली बात है इसके अंदर? आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ वाई के लिए क्या किया, बस आपने एक्स की जगह वाई डलवा दिया है, तो ये तो आपका के इंटू एल एन वाई हो जाएगा सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नाउ लेट मी नो कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, तो आप बोलोगे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे पहले एक्स की जगह वाई कन्वर्ट कर दिया था वैसे अभी हम यहाँ पे एक्स के प्लेस में एक्स इंटू वाई लिख देंगे, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई लिख दिया। लेकिन जैसे आप ये काम करते हो, अब आपको यहाँ पे क्लिक करता है कि यार लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ एम इंटू एन क्या किया जा सकता है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन ऐसे अलग से स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। तो अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करके अगर ये के भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स क्रिएट हो गए हैं, एक है के एल एन एक्स और एक है आपका के एल एन वाई, राइट? एंड नाउ इफ यू लुक एट दिस, तो ये क्या थे, आपका जो के एल एन एक्स है वो एफ एक्स था, आपका जो के एल एन वाई है वो एफ ऑफ वाई था। मतलब लिखने के लिए आप यहाँ पर इसको बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई कह सकते हो, राइट? सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेटली सेटिस्फाइज द पर्टिकुलर फंक्शनल इक्वेशन दैट वी वांट टू डील विद। ठीक है ना? एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन। इसका आंसर ये आता है, ये हम स्टैंडर्ड एज ए फॉर्मुला याद रखना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में ये सीधे सीधे यूज हो जाते हैं, राइट? सो ऐसे मैं आपको 5 फंक्शनल इक्वेशंस बताने वाला हूं, ठीक है ना? उनको तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है ना? उन पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट जेई मेन क्या जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, राइट? और काफी रिसेंटली सवाल जेई एडवांस का भी यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एकदम सिंपल सी स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड था, राइट? बट व्हाट वी आर गेटिंग अल्टीमेटली, हमें अल्टीमेटली पता चल रहा है कि यस
एफ ऑफ एक्स इंटू वाई करके आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई मिलता है अगर आप इस फंक्शन को यूज करते हो तो के एल एन एक्स को, राइट। सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए फॉर्मूला फॉर दिस स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन, राइट। और अगर आपने यहाँ पे बेसिकली डिवीजन कर दिया है, x अपॉन y कर दिया है, तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बनेगा फॉर द सेम फंक्शन, राइट। सो मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसकी दो फंक्शनल इक्वेशंस हो सकती हैं, ये भी इसकी फंक्शनल इक्वेशन है और ये भी इसी फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन है, राइट। सो आप यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन को कैसे ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी है जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज काइंड ऑफ ए प्रॉपर्टी दैट फंक्शन इज सेटिस्फाइंग, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस उसके अंदर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ऑलराइट। सेकंड स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन जो आपको बार बार देखने के लिए मिलने वाली है, इट इज दिस कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई आपने किया तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बन गया। पिछले जो हमारी फंक्शनल इक्वेशन थी उसके अंदर तो बीच में एडिशन का साइन आ रहा था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करके आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ही मिल जा रहा है। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कितना बन रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये हमें बता रही है थ्योरी कि यार ऐसा अगर आप फंक्शन ढूंढ रहे हो तो ये बेसिकली एक्स की पावर समथिंग होता है, वो n क्या होगा ये हम बेसिकली क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द डेटा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन अगेन एक बार चेक करके देखते हैं, है ना, एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि ये जो बोल रहा है वो सही है या नहीं, राइट। सो अगर आपका एफ एक्स अगर इस तरीके से लिखा जा सकता है तो आपका एफ ऑफ वाई कैसे लिखा जाएगा, वाई की पावर n लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं x इंटू वाई इनपुट में डालना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कैसे लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, x के प्लेस में x इंटू वाई डाल देते हैं, राइट। और जैसे ही आप ये काम करते हो तो यहाँ पर आपकी पावर की स्प्लिटिंग की जा सकती है। आप पावर को अगर स्प्लिट करते हो तो ये x की पावर n और y की पावर n में स्प्लिट होगा। सो x की पावर n को तो अभी अभी हमने एफ एक्स बोला है एंड y की पावर n को अभी अभी हमने एफ ऑफ वाई बोला है, तो हो गया कि नहीं हो गया। ये जो आपको बोला जा रहा है फंक्शन, ये इस फंक्शनल इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है, राइट। सो कभी भी अगर आपको एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्वेश्चन में दिखे तो आप डायरेक्टली एफ एक्स को एक्स रेस टू एन बोल के, है ना, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ऐसे ही आपका थर्ड फंक्शनल इक्वेशन, और ये सारी चीजें याद करनी है, इनको फॉर्मूले की तरह याद करो, राइट। थर्ड फंक्शनल इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये तो आपका लीनियर फंक्शन निकल कर आता है ना, कि आपने क्या किया है, आपने अगर एफ एक्स को के एक्स माना है तो एफ ऑफ वाई आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई आपका के वाई हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो आप बड़े ही आराम से इसको के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई बोल दोगे। जैसे एफ एक्स के केस में के एक्स था, एफ वाई के प्लेस में के वाई था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के केस में के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। एंड इसको अगर मैं दो टुकड़ों में स्प्लिट करता हूं, देन के एक्स को अभी अभी हमने एफ एक्स बोला था एंड के वाई को अभी अभी हमने एफ ऑफ वाई बोला था, इजंट इट। तो यही आपके क्या है, बेसिकली फंक्शंस हैं जो इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। सो अगेन दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर एज द रिजल्ट कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर आता है देन फंक्शन इज के एक्स। अगला फंक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फंक्शन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट तो सारी ही है क्योंकि स्टैंडर्ड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर जो है ज्यादा सवाल पूछे गए हैं अभी तक, तो आगे भी इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर कोई देता है कि आपको ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को देता है कि ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है, देन द फंक्शन विच सेटिस्फाइज दिस फंक्शनल इक्वेशन इज बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स। मतलब एफ एक्स में कुछ तो रिलेशन जब दिया हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन। फिर वो फंक्शनल इक्वेशन अगर है तो ऑब्वियसली किसी फंक्शन को वो यहां पर जो है सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो हम वो फंक्शन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अगर फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास में स्टैंडर्ड है तभी तो बहुत ही अच्छी बात है, थ्योरी में ही हम यहाँ पे इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर रहे हैं। आगे और भी हम अप्रोचेस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर स्टैंडर्ड से हट के आपके सवाल आएंगे तो क्या करना होता है, ठीक है ना। दैट डिस्कशन इज इवन बेटर, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वेरीफाई दिस एज वेल। एफ एक्स जो है आपका अगर ए रेस टू एक्स है तो एफ ऑफ वाई आप बोलोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ए रेस टू वाई होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ए रेस टू एक्स प्लस वाई होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी ऑफ पावर यूज कर सकते हैं कि यार यहाँ पे अगर आपने पावर्स में एडिशन देखा है इसका मतलब जो है इसको आप स्प्लिट करके ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख पाओगे। और ए रेस टू एक्स तो आपका एफ ऑफ एक्स था ही एंड ए रेस टू वाई तो आपका एफ ऑफ वाई था ही। सो यहाँ पे क्या हो गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के, है ना, जैसा लिखा जा पा रहा है, राइट। मतलब ये जो फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, ये जो हम याद करना चाहते हैं एकदम सही है, इस फंक्शनल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, ऑलराइट। सो जब भी हम वेरीफाई कर रहे होते तो एक डाउट हमेशा हमारे दिमाग में होता है, लेकिन आज हम उसका कुछ नहीं करने वाले हैं। आज हम उसको बेसिकली उस डाउट को सप्रेस करके रखना चाहते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लेटर कि यार हम यहाँ पे एक्चुअली डिराइव कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई अगर आ रहा है
तो सर आपने मुझे बता दिया कि fx इक्वल टू a रेज टू x इसको सेटिस्फाई करेगा, मान लिया सर, लेकिन कोई और फंक्शन नहीं हो सकता है क्या? कोई और भी तो ऐसा फंक्शन हो सकता है दुनिया में कि वो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए कि f ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है ना? सो टू डू दैट हमें यहाँ पे सच में इसका डेरिवेशन वाला मतलब जो सीधा रास्ता है वो लेना पड़ेगा। अभी हम उल्टे रास्ते पे चल के बेसिकली वेरिफिकेशन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है ना? विल डू दैट, है ना, उसकी कोई टेंशन आप मत लो, बट विल कीप इट फॉर लेटर लेक्चर, ऑलराइट? सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जब हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब हमें सॉल्व करते आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम रियलाइज करेंगे कि नहीं यार, सॉल्व करने पे यही फंक्शन आता है और कोई फंक्शन नहीं आता है। ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये ए रेज टू एक्स की ही फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, ऑलराइट? ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास में होना चाहिए कि हमारे पास में जो एफ है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है ना? ये सारी कंडीशंस लगाने के बाद में हम बेसिकली कंक्लूड करते हैं कि ए रेज टू एक्स इज एक्चुअली द फंक्शन जो आपको यहाँ पर यूज करना होगा। नाउ अगेन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें नहीं पता है कि यार के का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर नहीं पता है एन का वैल्यू क्या होगा, वैसे यहाँ नहीं पता है कि ए का वैल्यू क्या होगा। वो डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना? एंड द लास्ट स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन दैट वी वांट टू लर्न इज दिस। ये वाली इक्वेशन देखो क्या है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स, अगर ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स के बराबर कभी अगर आपको देखने के लिए मिले, है ना, तो ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखने में बढ़िया लगता है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स, अगर ये आपका एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स के जैसा आपको कोई अगर देता है, ठीक है ना, तो आप क्या कह सकते हैं कि देन इन दैट केस द फंक्शन कैन बी ईदर 1 प्लस एक्स की पावर एन या फिर 1 माइनस एक्स की पावर एन। यहां पे हमारे पास में पहली बार चॉइस आई है, इसके पहले हमारे पास में कोई चॉइस नहीं आई थी, राइट? फंक्शन आपका हो सकता है 1 प्लस एक्स की पावर एन या फिर 1 माइनस एक्स की पावर एन, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा, है ना, एट ए टाइम आपके इसमें दोनों फंक्शन तो आ नहीं सकते। जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 1 प्लस एक्स की पावर एन यूज करना चाहते हैं या 1 माइनस एक्स की पावर एन यूज करना चाहते हैं, ओके? और n का भी वैल्यू आपको डिसाइड करना पड़ेगा, n इज स्टिल नॉट नोन, है ना, तो n का वैल्यू आपका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, वॉट एवर इज द डेटा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिकोड करेंगे कि यार हमने n का वैल्यू क्या लेना चाहिए और प्लस माइनस में से क्या लेना चाहिए। अगेन वेरिफिकेशन वाला जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेट अस डू दैट। तो यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पे 1 बाय एक्स है। इस चीज को नोटिस करो कि आपका यहाँ पे लेट अस से fx में कंसिडर करता हूँ प्लस साइन के साथ में, आप लोग माइनस साइन के साथ में भी एक बार चेक करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अभी के लिए वेरिफिकेशन प्लस साइन वाले का करके देखते हैं। सो एफ एक्स अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली एफ ऑफ 1 बाय एक्स हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन, राइट? अच्छा, तो हमें क्या करना है, एक बार इन दोनों का एडिशन करना है, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है एंड देखना है कि सेम वैल्यू आती है कि नहीं आती है। तो एडिशन तो करके दिखाने की कोई खास जरूरत है नहीं, एडिशन तो दिख रहा है कि यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे एक्स की पावर एन, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर एन है। लेट अस सी कि मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो 1 प्लस एक्स की पावर एन के अंदर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, उसके बाद में आपके पास में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 अपॉन एक्स की पावर एन आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन आएगा, एंड ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो रेसिप्रोकल होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यार यही तो आपका बेसिकली एफ ऑफ एक्स हुआ करता था और यही आपका एफ ऑफ 1 बाय एक्स हुआ करता था, ठीक है ना? तो आपने बेसिकली प्रोडक्ट सॉल्व किया है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हमने एडिशन किया है। आपने सॉल्व प्रोडक्ट किया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने एडिशन सॉल्व किया है, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट वी मीन कि यार आपकी जो ये फंक्शनल इक्वेशन है उसमें ये वाला फंक्शन एक्चुअली ठीक बैठता है, ऑलराइट? सो फंक्शनल इक्वेशन कैसे दिखती है, ये सारी चीजें इनिशियली डिस्कस करने का रीजन क्या है, हम फंक्शनल इक्वेशन पहली बात तो होता क्या है वो पकड़ना चाहते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन क्या है भाई। तो फंक्शनल इक्वेशन इस तरह से कोई एक रिलेशन होता है एफ में, राइट? अच्छा, और वो अगर है तो हम क्या करना क्या चाहते हैं, तो हम उस फंक्शनल इक्वेशन को समहाउ यूज करके हमारे फंक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। कुछ फंक्शनल इक्वेशन आपकी बहुत स्टैंडर्ड है तो उनको तो हम डायरेक्टली याद ही रखना चाहेंगे। टोटल 5 फंक्शनल इक्वेशन आपको यहाँ पर जो बताइए इनके तो आपको आंसर ही पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में फिर डायरेक्टली हम यूज करके ऑब्वियसली हमारे आंसर को जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? बट व्हाट इफ आपके पास में इन 5 के अलावा कोई तीसरी मतलब छठी इन 5 के अलावा कोई छठी फंक्शनल इक्वेशन आ जाए तो, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? फिर हमें कुछ और आइडिया सीखने पड़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, बट वो बात के लिए, है ना? पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड आपके सवाल कैसे बनाए जाते हैं। तो ये जे एडवांस 2024 का सवाल है आपका, ठीक है ना? एंड इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। तो ऐसा मत मानना कि आपके जे एडवांस में सारे क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं, ठीक है ना? दिस इज जस्ट वन ऑफ सिनेरियो जहां पर
जेई एडवांस का होते हुए भी सवाल जेई मेन से भी सिंपल है, ठीक है ना। जेई मेन के अंदर भी आपको हो सकता है कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशली, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ये देखने के लिए मिलता है कि यार आपके जो ओवरलैपिंग है लेवल का वो काफी हाई है। इन द सेंस आपको अगर मैं केवल यहाँ पर ये सवाल दूं तो शायद आप इसको जेई मेन का सवाल है ये बोल के बेसिकली कैटेगराइज करोगे। जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया जेई एडवांस का, इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि जेई एडवांस का है। और वैसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन में अगर आपको दूं उठा के, तो आपको लग सकता है कि तो जेई एडवांस का क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि जेई मेन का सवाल हो, ठीक है ना। सो जेई मेन का लेवल इसका मतलब जो है काफी अच्छा है, जेई एडवांस के साथ काफी टक्कर का यहाँ पर जो है आप जेई मेन का लेवल मान सकते हो इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। सो आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन भी अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हो तो जेई एडवांस के अंदर भी आपको यहाँ पे फायदा काफी अच्छा मिलता है, काफी अच्छे लेवल तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके होते हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा मान सकते हो कि अगर आपने जेई मेन अच्छे से रेडी कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने जेई मेन का पेपर रेडी कर लिया है, तो आप 80% तो जेई एडवांस के लिए भी रेडी हो। थोड़ा और जेई एडवांस के अंदर जो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनको टारगेट करके आप फर्दर जेई एडवांस भी इजीली फिर क्रैक कर पाओगे, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट वेरी डिफरेंट, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना। ये दोनों एग्जाम्स जेई मेन और जेई एडवांस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक ही है, मतलब सिमिलर से एग्जाम है ऐसा आप मान सकते हो। बट क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न एकदम अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका लेवल एकदम अलग होता है, ठीक है ना, तो इसलिए दोनों फील ओवरऑल फिर बहुत अलग देते हैं, राइट। ठीक है, सो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे यहां पर दो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस नजर आ रही हैं। मुझे दो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस नजर आ रही है। जो पहली वाली स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन एफ के लिए इन्होंने हमें दी है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये जब भी होता है तो हम तो यहां पर जानते हैं कि ये तो आपका लीनियर फंक्शन बनेगा, मतलब एफ एक्स हो ना हो ये आपका कुछ तो के एक्स टाइप का फंक्शन होना चाहिए। वी डोंट नो कि आपका के क्या है, लेकिन के फाइंड करने के लिए देखो आपके पास में डेटा अवेलेबल है। ये बोल रहे हैं कि अगर आप -3/5 इनपुट में डालते हो तो आपको 12 मिलता है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पे -3/5 इनपुट में डालूंगा, मतलब ऐसा कुछ, सो मुझे मिलना चाहिए 12, ऐसा इन्होंने बोला। तो यहां से आप अगर कैंसिलेशन कराते हो तो यहां पर ये -4 बनेगा, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, -20 के बराबर आ जाएगा। और के का वैल्यू अगर आपका -20 आ गया है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया ना, क्योंकि आप के का वैल्यू -20 यहां यूज कर सकते हो, तो आपको एफ एक्स अब एंटायरली पता चल चुका है। बेस्ड ऑन द डेटा आपका जो एफ एक्स है इट हैज टू बी -20x, समझे क्या। बेस्ड ऑन द डेटा दिस इज व्हाट वी कंक्लूड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम यहां पर जो है ऐसे ही जीएक्स के ऊपर कंक्लूजन कुछ यहां पर ड्रॉ करते हैं। सो जीएक्स अगर आप यहां पे उठाते हो तो क्या होगा, जीएक्स अगर आप उठाते हो तो आप यहां पे नोटिस करो कि उसके अंदर अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो सारे फंक्शनल इक्वेशंस पढ़े हैं वो एफ नाम से पढ़े हैं, इन्होंने जी में वही सेम आइडिया इस्तेमाल किया है। तो आई डोंट थिंक कि किसी को यहाँ पर ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पर हम तो सर आपने तो एफ के लिए बताया था, ये जी में आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसा मतलब उससे डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू समथिंग की जगह जी एक्स इक्वल टू समथिंग लिखोगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये कौन सा वाला है जो मैंने आपको बोला था कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जी ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई में कन्वर्ट हो रहा है मतलब ये ए रेस टू एक्स वाला आपका कैटेगरी है। तो आपका जो जी एक्स है वो बेसिकली ए रेस टू एक्स है। अगेन ए हमें पता नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या दे के रखा है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर हमें इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि जी के अंदर में अगर -1/3 इनपुट डालता हूं एक्स के प्लेस में, मतलब ऐसा बनेगा, तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्यूब कर सकते हैं। सो ए की पावर -1 आपका आ जाएगा 8 के बराबर, रेसिप्रोकल अगर कर लेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1/8 के बराबर। अगेन बेनिफिट क्या है कि अगर आपको ए ही पता चल गया है तो यही तो नहीं पता था, तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको जी भी एग्जैक्टली कितना है पता चल जाएगा। सो जी एक्स फंक्शन आपको यहाँ पे निकल कर आ रहा है 1/8 की पावर एक्स, 1/8 की पावर एक्स, ये आपका फाइनल फंक्शन बन गया है। डन क्या, क्लियर है यहाँ तक। ऑलराइट, सो अगर आपको अब यहाँ पे पता चल चुका है कि आपके एफ एक्स जी एक्स फंक्शन क्या हैं, तो फाइनल क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। एफ एक्स और जी एक्स हमें सीधे सीधे ही पता चल गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसा था कि ऐसा मतलब उन्होंने अपफ्रंट एफ एक्स और जी एक्स बताए नहीं है, लेकिन ये इतने स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है कि हमने तो पहले स्टेप में वो क्या है वही लिख डाला है, ठीक है ना। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके स्टैंडर्ड है। चलिए, सो हम यहां पर अपना फाइनल एक्सप्रेशन अब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये जो है इसको कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं है। फंक्शन के अंदर एफ के अंदर अगर 1/4 डालेंगे तो क्या होगा, -5 बनेगा, राइट। 4 से कैंसिलेशन के बाद में जी के अंदर -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 डालेंगे तो यहां पर 64 हो जाएगा क्या, मतलब रेसिप्रोकल भी करना है, रेसिप्रोकल भी करना है और उसके साथ साथ आपको 2 पावर भी करनी है, तो 64। फिर यहां पे लिखा हुआ है -8,
एंड जी ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो अगर आप डालो तो यहाँ पे 1 बनेगा, बस इतना ही कैलकुलेट करना है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा आपका 64 माइनस 13, मतलब ये हो जाएगा आपका 51 के बराबर, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, राइट। सो फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड जो आपके सवाल होते हैं, अगर उसमें स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन इन्वॉल्व है, देन इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस टू सॉल्व, राइट, क्योंकि उसके अंदर हमें पता है कि कौन से फंक्शंस यहां पर आप बनाने वाले हो। ऑलराइट, ऐसे ही हम यहां पे एक सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहां पर फिर से देखो, आपको जो एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी हो क्या है कि fx इंटू एफ ऑफ 1/x जो है ये आपका fx प्लस एफ ऑफ 1/x के बराबर निकल कर आ रहा है। ये चीज अभी अभी हम नोटिस करके आए हैं कि इस तरह का अगर फंक्शन होता है, देन आप क्या करना चाहते हो, आप डिसाइड करना चाहते हो बस इतना कि 1 प्लस या माइनस एक्स की पावर n में से मैंने किस चीज को पिक करना है, फर्दर n का वैल्यू मैंने कितना पिक करना है, राइट। सो उसके लिए फिर से यहां पर ये जो डेटा है जिसकी हम डिस्कस कर भी रहे थे थ्योरी पढ़ते समय, कि वो आपको सपोर्ट करता है। आप अगर यहां पे एफ ऑफ 2 देखोगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस या माइनस 2 रेज टू n, लेकिन वैल्यू अगर आपकी 9 के बराबर आ रही है तो आप यहां पे माइनस तो नहीं लेना चाहोगे ना, माइनस अगर आपने ले लिया तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। सो माइनस सबसे पहले यहां पे डिस्कार्ड हो गया। अब अगर आपने प्लस ले ही लिया है, अगर आपने प्लस ले ही लिया है तो यहां पर क्या क्लियर है कि n का वैल्यू फिर 3 लेना चाहिए आपने। सो दोनों चीजें हम यहां पे इस इक्वेशन को देख के कंक्लूड कर पा रहे हैं कि आपका जो fx कंसिडरेशन में आएगा उसके अंदर पहली बात तो प्लस का साइन होना चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ा आंसर आपको मिल रहा है। 1 प्लस करेंगे तभी तो यहाँ पे 9 आएगा ना यार, है ना, 1 प्लस समथिंग। और 1 प्लस कितना किया है, 8 किया है, मतलब यहाँ पे आपने 2 की पावर 3 किया होगा तभी यहाँ पर आपका काम चला है। मतलब आप यहाँ पे ओवरऑल इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगेन दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है, फॉर्मेट पता है, बस आपको यहाँ पर जो बेसिकली डेटा है उसको यूज करके जो इधर उधर की क्वांटिटीज है उनको निकालना होता है, राइट। जैसे ही आपका फंक्शन डिसाइड हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 3 है, तो आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस को बस अब यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो बेटर होगा कि हम यहाँ पे अगर कुछ एलिमिनेशन करवा सकें तो करवा लें। जैसे कि एफ ऑफ 10 और एफ ऑफ 11 तो बराबर हो ही नहीं सकते हैं यार, एक बार आप 10 डालोगे एक बार 11 डालोगे, अलग अलग वैल्यू आएंगी, ऑब्वियसली सेम वैल्यू कैसे आएंगी। दूसरी बात, आपका ये गारंटी है कि यार जितना बड़ा x डालोगे उतना बड़ा आंसर आएगा, मतलब एफ ऑफ x6 जो है वो ऑलरेडी बड़ा है एफ ऑफ 4 के कंपैरिजन में, और आपने बड़ी वैल्यू में और बड़ा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया तो आरएचएस तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना यार, तो ये भी आपका इक्वल तो नहीं हो सकता, राइट। ये दोनों ऑप्शन तब भी थोड़े सेंस बना रहे हैं, राइट, कि एफ ऑफ 3 एक बड़ी क्वांटिटी है, एफ ऑफ 1 एक छोटी क्वांटिटी है, तो हो सकता है कि छोटी क्वांटिटी में 14 मल्टीप्लाई करके ये बराबर आ जाए। ये भी थोड़ा सेंस तो बना रहा है कम से कम, ठीक है ना, कि एफ ऑफ 5 एक बड़ी क्वांटिटी है, एफ ऑफ 3 एक छोटी क्वांटिटी है, छोटी में बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करके एंड बड़े में छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके हो सकता है बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो अगर आपको चेक करना है तो पहली बात तो चारों नहीं चेक करना है, आपको इन दोनों में से अब डिसाइड करना है कि कौन सा वाला आपको ऑप्शन करेक्ट निकल कर आएगा। दोनों भी करेक्ट निकल कर आ सकते हैं, तो आप ओवरऑल कंप्लीट चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए होगा कि पहली बात तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू बहुत ही क्लियरली 2 आने वाला है, एंड एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, सो एफ ऑफ 3 का वैल्यू आपका क्लियरली 28 आएगा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि क्या 14 मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 2 के अंदर तो 28 आता है क्या, बिल्कुल आता है, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो अगर सिंगल करेक्ट है तो फिर तो आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर मोर देन 1 के चांसेस आपको लग रहे हैं तो आप यहाँ पे सी को भी एक बार चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि पहले तो एफ ऑफ 3 बताओ कितना है, तो वो तो 28 देखो आ ही रहा था बी ऑप्शन में। अब ये बोल रहा है एफ ऑफ 5 बताओ कितना है, तो एफ ऑफ 5 आपका कितना हो जाएगा, 126 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि आपने इसको डबल करो और इसको 7 टाइम्स करो और देखो कि आपके यहाँ पे आंसर मैच करते हैं कि नहीं करते। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि नहीं मैच करेंगे। डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं नहीं मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि आपके इसमें ऑलरेडी एक 7 है, आपके इसमें एक 7 है, राइट, एंड एक 7 यहां से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब आपका जो LHS है उसके अंदर 2 7 है, जबकि आपके पास में यहाँ पे जो एफ ऑफ 5 है उसके साथ में आपने क्या मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई किया है। सो ऑल्दो देयर इज 1 7 इनसाइड दिस, अगर आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे एक 7 आपको मिलेगा लेकिन दूसरा 7 नहीं मिलेगा, तो क्लियर है कि यहाँ पर ये नंबर्स आपके बराबर नहीं आने वाले हैं। चेक करोगे अगर पूरा पूरा वैल्यू निकाल के तो भी चलेगा, अदरवाइज ऐसा आधा अधूरा चेक किया तो भी चलेगा, ठीक है ना। पूरी वैल्यू निकालोगे ऑब्वियसली 7 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 3 कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 5 कितना होता है, तो आपको अलग अलग वैल्यूज दिख ही जाएंगे, ऑलराइट। सो ये आपके बेसिकली फिर से क्या है, सवाल स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड आपके क्वेश्चन है। अब सवाल उठता है यही कि हर बार ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पर जो सवाल है वो हो सकता है कि इन पांचों से हटके कुछ आ जाए। सो दैट इज वेयर वी इंट्रोड्यूस सम अप्रोचेस ऑफ सॉल्विंग functional equations and getting to the value that they want us to calculate,
ठीक है ना। सो पहला हम आइडिया यहां पे डिस्कस कर रहे हैं विच इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को ही टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमसे कुछ ना कुछ वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप यहां पे इस सवाल में भी देखोगे तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, राइट। सो अगर इन्होंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है तो आप ये भी सोच सकते हो कि यार मैं कोई जुगाड़ लगा के केवल इतना संभव पता कर लूं कि एफ ऑफ 1/4 कितना है। मुझे भले पूरा फंक्शन पता ना चले कि एग्जैक्टली फंक्शन -20x था क्या था, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ये संभव पता कर लिया कि एफ ऑफ 1/4 कितना है, तो मेरा काम तो उससे भी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तो अल्टीमेटली इसी चीज को एज एन आंसर रिपोर्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन में बेटर ये था कि हमने फंक्शन ही आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए इसको हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ में डिस्कस किया है। बट व्हाट दिस मेथड एक्चुअली सजेस्ट इज दिस, कि आपको अगर कोई ऐसा सवाल मिलता है जिसके अंदर ऐसी फंक्शनल इक्वेशन आ गई जो आपने कभी नहीं देखी है ना, ऑब्वियसली नहीं देखी हुई फंक्शनल इक्वेशन को ही हम सॉल्व करना सीखना चाहेंगे कि कुछ और आ गया यहां पे, है ना। वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ फंक्शनल इक्वेशन, बट एटलीस्ट चलो आपको अब ये पता है कि फंक्शनल इक्वेशन दिखती कैसे है। तो ये फंक्शनल इक्वेशन है फॉर श्योर, हमें लेकिन नहीं पता कि किस फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन है। तो हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या दिया है कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट एफ ऑफ 0 का वैल्यू आपका 1 है और एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपका 4 है और वो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप यहां पे एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकाल कर बताओ। सो यहां पर जो आपका इंट्यूजन है ना, वो शायद इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि यार मैं पुट कर देता हूं 0 इसके अंदर, 1 पुट कर देता हूं मैं इसके अंदर, वो एक्चुअली सही डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये एक्चुअली काफी बच्चों को इजीली समझ में आ जाती है, राइट। क्योंकि वो खुद भी शायद यही करना चाह रहे होते हैं कि सर मुझे कोई तो एक इक्वेशन दे दी है, मुझे नहीं पता एफ एक्स क्या है, लेकिन मुझे पता है एफ ऑफ 0 क्या है, तो चलो मैं डाल के देखता हूं सर 0 क्या होगा, 1 डाल के देखता हूं क्या होगा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी मीन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कि आप जो भी अच्छी वैल्यूज आपको लगती है उनको आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, एंड देन करते करते हम समहाउ क्या करना चाहेंगे, इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। इवन इफ हमें बीच में ये पता ना चले कि एग्जैक्ट फंक्शन एफ एक्स क्या है, लेकिन अगर मैं वैल्यू यूज करके ये बता पा रहा हूं कि एफ ऑफ 4 क्या है, तो मुझे और कुछ एक्स्ट्रा वैसे भी नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या सोच रहे हैं कि इस फंक्शनल इक्वेशन को उठाते हैं एंड देन इसके अंदर 0 तो देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 एंड माइनस एफ ऑफ 1, ऐसा बनेगा। सो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्योंकि मेरे पास में है तो मैं यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं। एफ ऑफ 0 की जगह यहां पे 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 की जगह यहां पे 4 आ जाएगा, तो आपको ओवरऑल -2 मिल रहा है एज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। इससे बेनिफिट ये हुआ है कि अब आपको एक्चुअली 3 वैल्यूज पता है। पहले आपको 0 और 1 पे आउटपुट पता थे, अब आपको 2 पे भी आउटपुट पता है कितना आ रहा है, तो हमारी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ रही है। हम बोलेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब अगर कभी जैसे यहां पर 0 एंड 1 अवेलेबल था एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 का वैल्यू, तो हमने हैप्पीली उसको यूज कर लिया। अब हम सोच रहे हैं कि कभी अगर एफ ऑफ 2 भी अवेलेबल होगा तो हम -2 डाल देंगे उसके प्लेस में, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सब्स्टिट्यूट करने का मन करता है कि चलो अगला वाला सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं 1। अगर मैंने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी है तो यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ 3, यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1, यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ 2। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अब हमें एफ ऑफ 2 भी पता है कि कितना है, राइट। सो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 मतलब 8 आ जाएगा, माइनस ऑफ -2 आ जाएगा, 8 माइनस -2 मतलब ये हो जाएगा आपका 10 के बराबर। हमारी हिम्मत और खुल रही है क्योंकि अब हम यहाँ पे एफ ऑफ 3 भी पता चल चुका है, राइट। और हमें एक्चुअली एफ ऑफ 4 ही निकालना है, जो हम गारंटी दे सकते हैं कि यार 2 डाल के बनने तो वाला है। देखो क्वेश्चन में अगर मैं 2 डालता हूं तो यहाँ पर एफ ऑफ 4 बनेगा, अगर मैं 2 डालता हूं तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 बनेगा और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 3 बनेगा। एंड वी एक्चुअली नो कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है और एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्योंकि आपका यहाँ पे -2 के बराबर है तो ये -4 हो जाएगा। सो सॉरी, और ये वैल्यू आपका 10 के बराबर है, उसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके यहाँ पर आंसर आ गया -14। और यही एक्चुअली आपको चाहिए था, इजंट इट। आपको एफ ऑफ 4 का ही वैल्यू चाहिए था। कितना आया है ये? -14 के बराबर निकल कर आया है, ठीक है ना। तो ये जो अभी हमने सॉल्व करने का प्रोसेस देखा इसको हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। एंड मेरे ख्याल से नाम समझाने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, इस तरह से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। 0 किया सब्स्टिट्यूट, फिर 1 किया, फिर 2 किया, डन, ठीक है। तो और कैसे आपके यहाँ पे सवाल देख सकते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मेक सेंस इज द सेकंड वन। सवाल देखो कैसा हो सकता है, ऐसा काफी खराब सी दिखने वाली फंक्शनल इक्वेशन है एंड यहां पे सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है, ये और जरूरी है समझना, क्योंकि ऐसा ही हम आगे एक और मेथड पढ़ने वाले हैं विच विल बी मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। तो इसी तरह से दिखने वाले वो क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट लगाते हैं, राइट।
आपको पता होना चाहिए कि यार ऐसे दिखने वाले सवाल भले ही मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट से भी सॉल्व किए जा सकते हैं एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट अप्रोच। क्यों? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, आपको एक्चुअल फंक्शन एफ एक्स क्या है वो नहीं पता चलेगा तो भी चलेगा, राइट? आपको क्या निकालना है? आपको यहां पर एफ ऑफ 7 निकालना है, तो आप एक्स की 7 डाल दो, समझे? क्योंकि यहां पर ऐसा कोई इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास में गिवन नहीं है ना, जैसे यहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, 0 और 1 हमारे पास में गिवन डेटा था, तो हम चाह रहे थे कि वो यूज समहाउ करें, तो इसलिए 0 और 1 इनपुट हमने, है ना, एकदम इंट्यूटिवली सोचे, राइट? लेकिन यहां पे हमें जो निकालना है वही डालते हैं, क्योंकि दिया हुआ तो कुछ है नहीं ना इसके अंदर। तो आपको अगर यहां पे अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करना है तो आपका 7 के अलावा और कुछ मन क्यों करेगा? आपका 7 डालने का ही मन करेगा। 7 अगर आप यहाँ पे इनपुट में डालते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ। अब इसको कैलकुलेट डेफिनेटली करना पड़ेगा। 7 अगर आप यहाँ पे डालोगे तो हो जाएगा ऊपर 64, नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ रहा है ऊपर एंड नीचे, सॉरी 66 बनेगा ऊपर और नीचे बनेगा आपका 6। तो यहाँ पे कैंसिल करके कितना आ जाएगा? कैंसिल करके आ जाएगा 11, राइट? एंड राइट हैंड साइड में अगर आप 7 डालते हो तो ये बन जाएगा 100 के बराबर। सो हमें निकालना है यहां पे एफ ऑफ 7 का वैल्यू। दिक्कत कौन दे रहा है? एफ ऑफ 11 दिक्कत दे रहा है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अब क्या करोगे? अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार एफ ऑफ 11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अब एफ के अंदर 11 डालोगे, मतलब आप x को 11 लेने के बारे में सोचोगे, ठीक है ना? तो पहले हमने यहाँ पे x को 7 लेने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था। अब हम 11 लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमें एफ ऑफ 11 पता नहीं है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। दैट्स हाउ बेसिकली यू ऑटोमेटिकली गेट एन इंट्यूजन कि यार हमने बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करना किस वैल्यू का चाहिए, ठीक है ना? सो अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 11 डाल के क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 11 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 11 डाल के यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 70 और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 10। तो ये कट के हो जाएगा 7, समझे? और ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करके 11 140। सो जैसे ही आप यहां पे देखते हो कि अच्छा एक इक्वेशन है जिसके अंदर एफ ऑफ 7 एफ ऑफ 11 है, दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर भी एफ ऑफ 7 एफ ऑफ 11 है और आपको एफ ऑफ 7 निकालना है। सो कैन वी नाउ थिंक ऑफ एलिमिनेटिंग एफ ऑफ 11 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस? अगर इस क्वेश्चन में एफ ऑफ 7 के साथ साथ एफ ऑफ 11 भी अगर निकालना होता तो बढ़िया बात है। हम पहले एफ ऑफ 7 निकाल चुके हैं तो किसी भी एक इक्वेशन में एफ ऑफ 7 की वैल्यू डाल के एफ ऑफ 11 भी आ जाएगा, समझेगा? लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं इससे एक्चुअल फंक्शन क्या है हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें उससे मतलब भी नहीं है, ठीक है ना? दैट्स हाउ वी डिसाइड कि हमें कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए, राइट? सो यहां पे हम क्या करना चाहते हैं? हम बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन इफ वी हैव टू यूज इट टू एलिमिनेट एफ ऑफ 11 तो ऐसा करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, तो एलिमिनेशन प्रोसेस हम बचपन से ऐसे ही सीखे हैं, ठीक है ना? अगर आपको लगता है तो आप यहां पर थोड़ी देर के लिए ए और थोड़ी देर के लिए बी बोल सकते हो, तो ये आपका ए बन जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ए को यूज करना चाहते हैं, राइट? सो ये एलिमिनेशन प्रोसेस वैसा ही है जो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस के अंदर एक्स और वाई को कैंसिलेशन के बाद एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हो, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 7, ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 11 एंड यहाँ पे आ जाएगा 300। एंड अगर मैं यहाँ पे नीचे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 11, ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 280। एंड अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट डेफिनेटली हमने करना चाहिए। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको फायदा क्या है? सब्ट्रैक्ट अगर आप इनको करते हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद में आपका सब्ट्रैक्शन के बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 7 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 20। मतलब यहाँ पे 5 से डिवाइड करके आपका एफ ऑफ 7 का वैल्यू जो आपको चाहिए था वो आ गया है 4 के बराबर, ठीक है ना? तो 4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है, ठीक है ना? सो आपके यहाँ पर जो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का आइडिया है ना, उसके अंदर या तो आपको सब्स्टिट्यूशन इसलिए 0 और 1 करने का फील आया क्योंकि वो दिया हुआ है डेटा, या फिर आपसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है इसलिए आपने बेसिकली जो है उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट किया है, राइट? हो सकता है कि आपको यहाँ पे 2 बार के सब्स्टिट्यूशन में आंसर मिल जाए, हो सकता है आपको 3 बार करना पड़े, ठीक है ना? सो डिपेंड करता है कि हो सकता है 1 बार के सब्स्टिट्यूशन में आंसर मिल जाए, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं सिंपल वाले, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर लेकिन क्या है, इसके अंदर ज्यादा नहीं सोचना है, आपको नंबर्स ही सोचना है। अगर आप केवल नंबर्स को सोचते सोचते अपने आंसर बता पा रहे हो मतलब आप यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? बट दिस विल नॉट वर्क एवरी टाइम, दिस विल नॉट वर्क एवरी टाइम, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एफ एक्स बताओ क्या है, सिमिलर सा फंक्शनल इक्वेशन में आपको देता हूं, है ना?
जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा था, है ना, ऐसे ही फंक्शनल इक्वेशन आपको देता हूं, वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना, कि 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ये आपको 1 बाय एक्स माइनस 3 दे दिया है। बट दिस टाइम अराउंड दे आर नॉट आस्किंग कि यार एफ ऑफ 4 बताओ, एफ ऑफ 7 बताओ, नहीं, ये बोल रहे हैं कि आप तो एफ एक्स ही बता दो क्या होगा। तो यहां पर मुझे एक्स के साथ में ही खेलना पड़ेगा, मैं यहां पर जो कोई वैल्यू इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि आपके आगे चल के जब आप यहां पे, मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपको फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस आगे तक देखने के लिए मिलेंगे, तो हो सकता है कि आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कोई दे दे कि एक फंक्शन है जो ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, उसका इंटीग्रेशन करके बताओ -1 से लेकर 1 तक। दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। तो भाई एफ एक्स जब तक होगा नहीं मेरे पास में, इंटीग्रेशन कैसे करूंगा मैं, राइट। सो अगर आपको एफ एक्स तक पहुंचना है तो आपको यहां पर जो मेथड यूज करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। बट आइडिया इज वेरी सिमिलर टू द वन दैट वी सॉ इन दिस क्वेश्चन, कि देखो इसको डाल के ये बन गया है और इसको डाल के ये बन गया है, ठीक है ना। यही वाली फीलिंग आपको यहां पर फिर से, है ना, आने वाली है जब हम यहां पे आपको रिप्लेसमेंट बताएंगे कि किस चीज से करना चाहिए, राइट। सो एक मेन फंक्शनल इक्वेशन तो आपके उसमें है कि यार 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 3। तो आपको ऑलरेडी एफ के अंदर दो अलग अलग एंटिटीज नजर आ रहे हैं, एक एक्स है, एक 1 बाय एक्स है। अगर मैं एक और सिमिलर फंक्शनल इक्वेशन अगर बनाना चाहूं इसी सेम एफ एक्स फंक्शन के लिए, तो मैं चाहूंगा कि मेरे इनपुट्स एकदम से कुछ रैंडमली इंक्रीज ना हो जाए। इन द सेंस मेरे पास में ऑलरेडी दो इनपुट्स है, एक्स और 1 बाय एक्स, ठीक है ना। मेरे पास में ऑलरेडी दो इनपुट्स है, एक्स और 1 बाय एक्स। मैं चाहूंगा कि यार और ज्यादा यहां पर कोई इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं एक्स को रूट एक्स डाल दूं, मैं एक्स को साइन एक्स डाल दूं, मैं एक्स को एक्स की पावर 100 डाल दूं, ऐसे रैंडम चीजें हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। इवन इफ यू कैन मैथमेटिकली डू दैट, लेकिन वो आपके सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड नहीं करने में हेल्प कर रहे हैं। सॉल्यूशन को अगर आगे प्रोसीड करना है, एंड व्हाई आई से कि मैथमेटिकली वो कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको बोल रखा है कि एक्स आप कुछ भी डालो, एक्स आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहां पे रूट एक्स भी डाल सकते हो, एक्स के प्लेस में आप रूट एक्स डाल सकते हो, लेकिन उसे फायदा क्या है, फायदा नहीं, ठीक है ना। फायदा कब होगा, जब आप यहां पे एडिशनल कोई नई चीज जनरेट ना करो, और वो हो सकता है अगर आप रिप्लेस करते हो एक्स के प्लेस में 1 बाय एक्स। क्योंकि एक्स के प्लेस में अगर आप 1 बाय एक्स रिप्लेस करने वाले हो, तो ये जो पहला आपका टर्म है ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स, एंड यहां पे आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन 1 बाय एक्स, विच इज एफ एक्स। समझे, यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाय एक्स और यहां पे आ जाएगा -3। सो आपको जो यहां पे रिप्लेसमेंट करने के बाद फंक्शनल इक्वेशन मिल रही है, दैट इज बेसिकली f3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स एंड देन 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स एंड देन x -3। सो बेनिफिट क्या हुआ है कि हमने कुछ नया एक्सप्रेशन जनरेट नहीं किया है। जो पहला इक्वेशन है हमारे पास में अवेलेबल, जो क्वेश्चन में दिया है, उसके अंदर एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाय एक्स है। जो हमने रिप्लेसमेंट सोचा वो हमने काफी टैक्टफुली सोचा, वो ऐसा सोचा कि वापस जो इक्वेशन बन रही है उसके अंदर एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाय एक्स ही है। सो अगेन वी कैन यूज द आइडिया ऑफ एलिमिनेशन, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। समझे, अब ये भी सोचना एक्चुअली आसान ही होता है यूजुअली कि हमने रिप्लेसमेंट क्या लेना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको एक्चुअली एफ एक्स के साथ में जो दिख रहा होता है ना, 99.99% ऑफ द केसेस में, या फिर आप मान लो कि 100% ऑफ द केसेस में आपको वही करना है यार, ठीक है ना, आपको वही करना है। आपको जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी दिख रहा है ना उसी से रिप्लेस करना है। एक्स के साथ में 1 बाय एक्स दिख रहा है ना, तो एक्स को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करके फायदा होगा, ठीक है ना। ऐसा आप यहां पे एक अपना प्रोसेस सेट कर सकते हो दिमाग में, राइट। सो ऑब्वियसली हम क्या करना चाहेंगे, अब यहां पे एलिमिनेशन के लिए एफ ऑफ 1 बाय एक्स को एलिमिनेट करना है, तो यहां पे कोएफिशिएंट 5 है, यहां पे 3 है। तो ऐसा करते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास में 3 से मल्टीप्लाई करके 9 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, 3 से मल्टीप्लाई करके 15 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 3 बाय एक्स, 3 से मल्टीप्लाई करके 9। नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एफ ऑफ 1 बाय एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 25 के साथ में एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x, यहाँ पे -15, राइट। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अब इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो क्या आने वाला है, देखो सब्ट्रैक्ट अगर कराएंगे तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, कैंसिल होने के बाद में आपके पास में क्या बचेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जब होगा तो -16 एफ एक्स बचेगा, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए तो -16 बचेगा। यहां अगर आप देखते हो तो आपके इसमें 3/x -9 एंड सब्ट्रैक्ट क्योंकि हो रहा है इसलिए -5x एंड +15 आएगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करके एडिशन कर दो, राइट। मैथमेटिकली सब्ट्रैक्शन का ये मतलब है।
अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ये -1/16 को नीचे भेजना है तो आपका fx आ जाएगा। ये आपका बेसिकली टेक्निक है। इज दैट क्लियर? सो -1/16 जो है इस तरफ अगर आया है तो वी हैव बेसिकली 3/x, वी ऑल्सो हैव -5x एंड देन वी ऑल्सो हैव 7, वी ऑल्सो हैव 6 इनसाइड द ब्रैकेट। तो माइनस साइन आप अंदर भेज सकते हो, तो -3/x, 5x एंड -6 बनेगा। मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में फिर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना? माइनस साइन अगर आप अंदर भेजते हो देन fx एक्चुअली बिकम्स 1/16 के साथ में -3/x, 5x एंड -6। डन? ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट। लेट अस अप्लाई इट वंस अगेन। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि आपके पास में अब क्या है, fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2020 अपॉन x, fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2020 अपॉन x इज इक्वल टू 3x। अब यहां पे एक्चुअली आपको f ऑफ 4 पूछा गया है, तो यूज तो आप यहां पे रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, समझ रहे हो? जैसे हमने वो 7 और 11 का कॉम्बिनेशन बनाया था, ठीक है ना? वैसे आप 4 के साथ में यहां पे देख सकते हो कि आपका कॉम्बिनेशन किस चीज का बन रहा है, राइट? डेफिनेटली दैट कैन बी डन, बट आई वांट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि रिप्लेसमेंट हम किस चीज का कैसे सोच रहे हैं, राइट? यहां पे x की प्लेस में 1/x सोचा क्योंकि 1/x मुझे ऑलरेडी दिख रहा था। वैसे ही यहां पे अगेन इट वुड बी बेनिफिशियल कि जो मुझे दिख रहा है मैं उसी चीज से रिप्लेसमेंट करूं। फिर वो दिखने में भले ही वियर्ड है क्वांटिटी, मैं x को रिप्लेस तो 2020 अपॉन x से ही करना चाहूंगा, ठीक है ना? व्हाई आई वांट टू शो यू दिस यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड। हालांकि हम इसको कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, बट स्टिल आपको ये फील होना चाहिए कि इस तरह के वियर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? सो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा? पहला वाला टर्म आपका यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ 2020 अपॉन x। दूसरा टर्म आपका लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये fx बनेगा। दैट इज द बेनिफिट, ठीक है ना? और राइट हैंड साइड में भी 2020 अपॉन x आ रहा है, आने दो, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो अब मुझे यहाँ पे फिर से यही करना है कि यार मेरे पास में दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक fx है, एक f ऑफ 2020 अपॉन x है। तो 2020 अपॉन x को हम यहाँ पे ऑब्वियसली एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना? इस इक्वेशन को अगर मैं इंटू 2 करता हूं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2020 अपॉन x, उसके साथ में आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ fx एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करके 6 टाइम्स ऑफ 2020 अपॉन x, राइट? सो अभी यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2, राइट? सो एट दिस पॉइंट इफ आई मेक दिस सब्ट्रैक्शन कि 1 - 2 कर दिया, 1 - 2 कर दिया तो आपका ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके इसमें -3fx आएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर 3x आएगा, नीचे सब्ट्रैक्शन करके -6 टाइम्स ऑफ 2020 अपॉन x आएगा, ठीक है? सो यहाँ से हमने fx ही निकाल लिया। अगर आप -3 से डिवीजन करवा देते हैं तो आपका fx आ गया है, और fx अगर आ गया है तो f ऑफ 4 क्या, मतलब कुछ भी पूछे फिर ये, है ना? तो fx आपका कितना आ जाएगा, -3 से डिवाइड करके -x एंड देन यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2020 अपॉन x, राइट? सो आपको यहाँ पे क्योंकि f ऑफ 4 पूछा है तो आप यहाँ पे 4 इनपुट में डालोगे और चेक करोगे कि आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ठीक है? राइट? चलिए, तो आपका यहाँ पर जो फाइनल कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कैलकुलेशन आपको क्या बोलेगा कि अगर आपको f ऑफ 4 निकालना है तो -4 आ जाएगा यहाँ पर तो सबसे पहले, ठीक है ना? और 4 से अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर यहाँ पे कैंसिलेशन जाएगा तो यहाँ पे फर्दर 2 का कैंसिलेशन होगा और ये आपको फर्दर मिल जाएगा 1010 के बराबर, ठीक है ना? या फिर आप इसको अंदर भेज दो पहले, तो 4040 को डिवाइड करना है 4 से तो 1010 आएगा एंड 1010 में से अगर आप 4 हटाते हो तो आपको 1006 मिलेगा एज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? 1006। ऑलराइट, सो ये जो आइडिया आपके साथ में यहाँ पर शेयर किया गया है इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। अब आपका जो रिप्लेसमेंट है ना, वो आपको यहाँ पे सोचना है। बताओ, पिछले क्वेश्चन में और उसके पिछले क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या थी कि दोनों में ही दो एंटिटीज थे हमारे पास में। एक fx था, उसके साथ में कुछ जोड़ीदार था, उसका fx था, उसके साथ में कुछ जोड़ीदार था। तो जो जोड़ीदार था वही रिप्लेसमेंट के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया था, राइट? लेकिन यहां पर तो बहुत सारे f वाले टर्म्स हैं, तो इसमें जोड़ीदार कौन है, राइट? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कैसे करेंगे? यहां पर तो 4 हैं। सो fx प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6 में मैंने यहां पे रिप्लेसमेंट किस चीज से करना चाहिए?
सो यस, ये बात तो डेफिनेटली है कि यार जो दिख रहा है उसी में से किसी एक को यूज कर लें, राइट? लेकिन जब आप यहां पे रिजल्टेंट अपना नया इक्वेशन बनाओगे उस रिप्लेसमेंट के बाद में, तो उसमें जितने मिनिमम चेंजेस हो उतना हम प्रेफर करेंगे। मतलब यहां पर आप एफ ऑफ एक्स के साथ में एफ ऑफ एक्स प्लस 4 देख रहे हो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी देख रहे हो, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 भी देख रहे हो, साथ में ही है। मतलब जस्ट बिकॉज ये इक्वल टू के इस तरफ लिखा है इसका मतलब नहीं कि वो साथ में नहीं है, ठीक है ना? उसको भी आप माइनस साइन के साथ में उस तरफ ले जाके लिख सकते हो, ठीक है ना? सो आपको एक्चुअली 3 रिप्लेसमेंट्स अभी यहां पर सोचना है कि आपने क्या करना है ना? एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 6 में से किसको यूज करना है? सो आपको एक्स प्लस 2 का यूज करना है। एक्स प्लस 2 का यूज क्यों करना है? क्योंकि अगर मैं रिप्लेसमेंट करवाता हूं, राइट, एंड यहां पर रैंडमली एफ एक्स के प्लेस में एफ ऑफ एक्स प्लस 1 तो बिल्कुल नहीं सोचना है। एफ एक्स के प्लेस में एफ ऑफ एक्स प्लस 10, एफ एक्स के प्लेस में एफ ऑफ एक्स माइनस 10, इस टाइप के रैंडम रिप्लेसमेंट्स तो खुद से सोचना ही नहीं है। सोचना तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई है, लेकिन इन तीनों में से भी कौन सा बेस्ट है वो हम कैसे समझते हैं कि एक ऐसा रिप्लेसमेंट जो कम से कम चेंजेस करवाता है हमारे एक्सप्रेशन में, ठीक है ना? कम से कम नई चीजें जनरेट करवाता है। ऑलराइट, सो अगर आप ये एक्स प्लस 2 से रिप्लेसमेंट करते हैं तो पहला वाला टर्म आपका एक्स प्लस 2 बनेगा जो ओरिजिनल इक्वेशन में था, ठीक है ना? फिर यहां पे आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस 6 अगेन जो ओरिजिनल इक्वेशन में था, मतलब ये नया क्रिएट नहीं हुआ है। राइट हैंड साइड में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4 जो ओरिजिनल इक्वेशन में था, मतलब ये भी नया क्रिएट नहीं हुआ है। बस लास्ट एक नया टर्म क्रिएट हुआ है विच इज ओके यार, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। हमने अगर यहाँ पे एक्स प्लस 2 डाल दिया है तो कुछ तो नई टर्म्स आपके यहाँ पर बनने एक्सपेक्टेड थी, राइट? एंड नाउ इफ यू नोटिस तो इन दोनों को बस ऐड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 बोलो, इसको आप इक्वेशन 2 बोलो, और इस बार सब्ट्रैक्ट मत कराओ, इस बार आप ऐड करो। अगर आप ऐड करवाते हो तो आपको यहां पर मिलता है एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 4 ऊपर से, साथ में आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 6 नीचे से। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन। राइट हैंड साइड में ऊपर से आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एंड उसके साथ में एफ ऑफ एक्स प्लस 6, एंड नीचे से आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस 4, उसके साथ में आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस 8, ठीक है? सो अब आप यहाँ पे इक्वेशन के दोनों साइड जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको कैंसिल करवा सकते हो, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स आपके कैंसिल ही हो जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 मुझे दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? सो आपके यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी हैं कैंसिल। जो बच गया है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू योर करेक्ट आंसर एज वेल। आपको जो मिल चुका है दैट इज बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8, राइट? क्वेश्चन में अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ से हमसे कोई वैल्यू नहीं पूछी है, एफ एक्स का एक्सप्रेशन नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है कि ये बताओ कि इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन एफ एक्स है उसका पीरियड कितना है। मतलब पीरियोडिक फंक्शन पे बेस्ड आपके यहाँ पर सवाल है, एंड कभी भी अगर पीरियोडिक फंक्शन की बात होती है तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि अगर तो आपको दिख जाता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वही उसका पीरियड होता है। जैसे कि इस केस में हम एफ एक्स के साथ में इसको एफ ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल आते हुए देख पा रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि 8 ऐड करने से इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप यहां पे 2 डालोगे तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 10 बराबर हो जाएंगे, 0 डालोगे तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 8 बराबर हो जाएंगे, 1 डालोगे तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 7 बराबर 9 बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना? सो आप यहां पर ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि जो भी आपका अभी हुआ है इस मोमेंट पे, जो भी आपका आंसर आया, लेट अस से 0 पे आपका जो भी आंसर आया वही 8 पे भी आएगा। मतलब 8 यूनिट्स के बाद में एग्जैक्टली वही आंसर आने वाला है। फिर 1 पे जो आंसर आया है वही 9 पे आएगा, मतलब फिर से 8 यूनिट्स के बाद में एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। जो 2 पे हुआ है वही 10 पे हुआ है, मतलब अगेन 8 यूनिट्स के बाद में आपको सेम आंसर मिलेगा। सो आफ्टर 8 यूनिट्स एवरीथिंग इज रिपीटिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे कभी भी अगर इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन दिखते हैं, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनल इक्वेशन विच इज अ फंक्शनल इक्वेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन। ये छोटी सी जो इक्वेशन है ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन है, ऑलराइट? जिसका पीरियड क्या है, जिसका पीरियड टी के बराबर है। अब यहाँ पे हम पीरियड बेसिकली उस चीज को बोलते हैं जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेटर से साइन को जानते हैं, साइन आपका पीरियोडिक फंक्शन है, तो साइन के अंदर अगर आप यहाँ पे x प्लस 2 डालोगे तो भी साइन x मिलेगा, एंड एक्चुअली साइन के अंदर अगर आप x प्लस 4 डालोगे तो भी आपको साइन x ही मिलेगा, राइट? क्योंकि 2 इसका पीरियड है तो इसका डबल करके अगर आप यूज करते हो तो वो भी उसका पीरियड ही है, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है, ठीक है ना? तो जो सबसे छोटी वैल्यू t की निकल कर आती है उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड कहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर इन्होंने हमसे लेकिन फंडामेंटल पीरियड बोला नहीं है, क्योंकि वी डोंट नो कि यहाँ पर हमारे पास में जो एक सिंगल इक्वेशन आई है वो ऐसी है या वो ऐसी है, राइट? तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि जो भी आया है क्वेश्चन के अप्रोच को फॉलो करते हुए
वही इसका पीरियड है, एंड उसी को हम फंडामेंटल पीरियड भी यहाँ पर इस केस में बोल सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन टू वेरीफाई कि यार इससे छोटा पीरियड हो सकता है कि नहीं हो सकता। वी डोंट हैव एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे 8 ही हम पीरियड का आंसर बताएंगे। जब भी पीरियड पूछा जाता है वैसे आइडियली हमें फंडामेंटल पीरियड ही बताना होता है, ठीक है ना। तो sin x के केस में आप यहाँ पे 4 कभी नहीं बताओगे, इवन दो 4 ऑल्सो वर्क्स एज ए पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, बट आंसर हमारा साइन के लिए हमेशा 2 ही निकलता है। ऑलराइट, तो ये आपके रिप्लेसमेंट के आइडियाज थे, है ना। और एक चीज और हम यहाँ पे अभी डिस्कस करना चाहेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसके अंदर आप खुद फंक्शनल इक्वेशन बना रहे होते हो। एक टाइप ऐसा भी है जिसके अंदर आप खुद फंक्शनल इक्वेशन बना रहे होते हो, क्योंकि ऐसा सवाल देखोगे तो यहाँ पे कोई फंक्शनल इक्वेशन दी है ऐसा लगेगा ही नहीं आपको। ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये तो वैल्यू निकालनी है आपको। बस ये है कि बहुत ज़्यादा, है ना, यहाँ पे क्वांटिटी में आपका डेटा लिखा हुआ है ना, तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पर बन रहा है, और एफ भी आपको दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 4x अपॉन 4x प्लस 2, एंड ये भी काफ़ी फेमस पैटर्न है, स्पेशली जेई मेन के अंदर। जेई एडवांस ने पूछ रखे हैं इस तरह के 2-3 बार सवाल, ठीक है ना, एंड जेई एडवांस में जो सवाल आ चुके होते हैं उसको जेई मेन तो रगड़ देता है, ठीक है ना। जो एक बार जेई एडवांस ने पूछा है उसको 10 बार पूछेगा, जो 2 बार पूछा है उसको 100 बार पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर जो है जेई मेन को लगता है कि यार जेई एडवांस ने 2 बार पूछ लिया है ऐसा सवाल, तो हमने तो हर बार पूछना चाहिए, राइट। सो ये थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका, बहुत बार देखने के लिए मिल चुका है। अच्छा, इस केस में हमें क्या सोचना होता है? इस केस में हमें ये सोचना है कि यार देखो आपके पास में एफ तो दे के रखा है, अब उसके अंदर आप इतने गंदे गंदे इनपुट डलवा रहे हो, 1/40, 2/40, व्हाट इज दिस, है ना, 3/40। मतलब ये कैलकुलेट तो हमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं करना है जैसे कि दिख रहा है, राइट। सो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि आपके पास में जो यहाँ पे इनपुट से पहली बात तो 39 इनपुट्स यहाँ पर हैं, ये एक एक्स्ट्रा इनपुट और है मेरे पास में, ये और एक एक्स्ट्रा टर्म है जो माइनस साइन के साथ में, बाकी सब तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ में है। तो पहले इस पूरे सीरीज को यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं, बाद में एफ ऑफ हाफ कर लेंगे, ठीक है ना। नोटिस करने वाली बात यह है कि जिस तरह से आपने यहाँ पे अपने सारे ही इनपुट्स को लिखा है, अगर आप एक्सट्रीम इनपुट्स को देखते हो तो उनका सम 1 के बराबर आ रहा है, राइट। जैसे यहां पर 1/40 है, वहां पे 39/40 है, इसको तो मैं एक्सट्रीम मान ही नहीं रहा हूं क्योंकि ये तो सीरीज का पार्ट ही नहीं है, ये अलग से यहाँ पे माइनस ऑफ एफ ऑफ हाफ लिखा हुआ है बस, ठीक है ना। सीरीज यहां से लेके यहां तक है जिसके अंदर 39 टर्म्स है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के इनपुट्स को अगर मैं यहां पर देखता हूं तो वो क्या है, वो बेसिकली आपके इनपुट्स का सम 1 के बराबर आ रहा है, राइट। अगर आप सेकंड पोजीशन के इनपुट्स को देखते हो स्टार्टिंग और एंड से, तो भी आपको क्या यही सेम चीज फील होगी, क्योंकि अगर आप पैटर्न नोटिस करते हो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ऐसा 39 तक जाना है, मतलब इसके पहले वाला 38 रहा होगा। सो 38 के साथ में जब आप इसको मिक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 38 के साथ में मिक्स करके ये भी आपका बेसिकली 1 के बराबर बेसिकली इनपुट बन रहा है। मतलब अगर मैं ये नोटिस करता हूं कि एक अगर मैं कहूं कि यार मेरा इनपुट x है, तो ये वाला इनपुट क्या मैं 1 - x ऐसा बोल सकता हूं क्या? सोचो, क्योंकि इनका एडिशन 1 आ रहा है ना, एक्सट्रीम वालों का एडिशन 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अगर आगे से जो वैल्यू मैं देख रहा हूं उसको अगर मैं x नाम देता हूं, अगर मैं इसको x नाम देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या इसको लास्ट वाले को मैं 1 - x कह सकता हूं क्या? बट ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि अगर मैं इसको x नहीं बोल के अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये जो सेकंड लास्ट वाला है वो 1 - x हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे fx और f of 1 - x की जोड़ी बन रही है, ऐसा हमें पता चला, राइट। और fx हमारे पास में अवेलेबल है। सो fx अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो f of 1 - x क्या मैं कैलकुलेट करके रख सकता हूं। f of 1 - x क्या हो जाएगा, यहां पर 4 की पावर में 1 - x, नीचे आ जाएगा आपका यहां पे 4 की पावर में 1 - x प्लस 2। सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नीचे 4x मल्टीप्लाई करते हैं, 4x मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, नीचे 4 बनेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 4x बनेगा। ऊपर नीचे से 2 कैंसिल करवा लेते हैं अगर, तो आपको अल्टीमेटली मिलता है यहाँ पे 2/2 प्लस 4x। एंड नाउ अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, किसको, एक तो उठा लो आप fx ओरिजिनल क्वेश्चन में से, और एक उठा लो f of 1 - x जो भी हमने सॉल्व किया यहां से, ठीक है ना। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्वेश्चन में दिया है 4x अपॉन 4x प्लस 2, और हमने कैलकुलेट किया है 2/4x प्लस 2। दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर आपके सेम आ गए, और न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है एग्जैक्टली वही चीज जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। मतलब ये कट के क्या आंसर क्रिएट कर देगा, 1 आंसर क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या किया है, खुद से एक फंक्शनल इक्वेशन नहीं जनरेट कर ली, क्या जनरेट कर लिया हमने यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे तो हमने जनरेट कर लिया कि यार आपका fx प्लस f of 1 - x इस क्वेश्चन में कैसा है, इस क्वेश्चन में ये 1 के बराबर है, ठीक है ना।
So this particular kind of functional equation is present in this question. All right. अच्छा, तो if this is known to us कि यार आपका जो fx है वो इस तरह से बिहेव करता है कि fx और f of 1 by x 1 minus x, fx और f of 1 minus x, fx और f of 1 minus x का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है वो हमेशा 1 क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ठीक है ना। सो आपके पास में यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में एक तो आ गया है f of 1 by 40, इसकी जोड़ी अगर मैं बना लेता हूँ 39 by 40 के साथ में, तो इनका आंसर जुड़ के 1 आना चाहिए, ये तो हमें अब गारंटी हो चुका है। तो इनको इंडिविजुअली इसका मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें दिक्कत यही थी ना कि यार इंडिविजुअली कैलकुलेट करना तो बड़ा बुरा लग रहा था कि यार 1 by 40 इनपुट डाल के तो बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, 39 by 40 डाल के भी गंदा सा आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के 1 आएगा ये हमें पता चल चुका है, तो हम डालेंगे नहीं उसको, बिना डाले ही यहाँ पर बोल देंगे कि 1 है ये, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव दिस फंक्शनल इक्वेशन रेडी विद अस, राइट। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बनाते हो जोड़ी, तो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, 2/40 की जोड़ी बनाओगे 38/40 के साथ में, और ऐसी बहुत सारी जोड़ियां आप बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो, तो आपकी यहाँ पर जोड़ी बनेगी 19/40 की, किसके साथ में, 21/40 के साथ में, है ना। कैसे पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है कि भाई आपके यहाँ पे जो न्यूमरेटर है दोनों का एडिशन 40 आना चाहिए। न्यूमरेटर का एडिशन अगर 40 आया तो डिनोमिनेटर के साथ में कैंसिल करके 1 आएगा। दैट इज व्हाट वी मीन कि fx और f of 1 minus x का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना। सो ये कितने हैं, है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 19 है, मतलब ऐसे 19 लेयर्स तो आपके यहाँ पर जो है पेयर्स बना लेंगे। लेकिन एक पर्सन को दिक्कत आएगी, राइट, क्योंकि हमारे पास में 1 से लेकर 39 तक मतलब कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके उसमें होते हैं देन ऑब्वियसली एक कोई चीज पेयर नहीं बना पाएगी, तो बीच वाला जो आपके यहाँ पर वैल्यू बच गया है दैट इज f of 20/40, ये पेयर नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये कट के 1/2 के ही बराबर है, जो आपको अलग से यहां पर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको माइनस ऑफ f of हाफ करना है। सो क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पे एक लाइन से चीजें दी हुई थी उसको हमने क्या किया है, बस सिस्टमैटिकली वर्टिकली अरेंज कर लिया है, राइट। सो वर्टिकली अरेंज करके हमें क्या पता चला कि यार ये जो सारे के सारे आपके 19 लेयर्स हैं, इनका तो 1 1 1 1 1 करके यहाँ पे 19 वैल्यू बनेगा, और ये दोनों जो हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही 19 है। इस क्वेश्चन का आंसर ही 19 आपका बनता है, ठीक है ना। दिस ऑल्सो इज अ वेरी वेरी फेमस फॉर्मेट। अगर आप यहाँ पे अपने PYQs को, है ना, यहाँ पर जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, यू विल फाइंड सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस वन सिंगल आइडिया। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर बेसिकली इसके साथ साथ अभी रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक देखी है, उसके पहले हमने स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस भी नोटिस करी थी। एंड विद दैट वी कैन रैप अप दिस पर्टिकुलर वीडियो। फंक्शनल इक्वेशन का आपका यहाँ पर जो इनिशियल डिस्कशन था वो हमारे यहाँ पे इसी के साथ में कंप्लीट होता है। एंड इसको इनिशियल डिस्कशन इसलिए कह रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि ये सिंपल चीजें हमने पढ़ी हैं, बिकॉज अभी हम वैसे क्वेश्चन इंक्लूड ही नहीं कर सकते जो टॉपिक हमने अभी कवर नहीं किए हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, स्पेशली डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के बाद में एक बार फिर से फंक्शनल इक्वेशन पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर आप यहाँ पे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे क्वेश्चंस के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको फंक्शनल इक्वेशंस देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर भी और भी फर्दर आइडियाज हमारे पास होंगे जिनको हमें यूज करके, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये कंप्लीट जर्नी है। फंक्शनल इक्वेशन इज नॉट अ सिंगल वीडियो, इट बेसिकली इज लर्न थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है ना। बट येस, द मेन आइडिया इज बीइंग जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो आपका अच्छे से हो चुका है, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, मार्क्स ऐप के ऊपर अगर आप जाते हो तो फंक्शंस के अंदर आपको फंक्शनल इक्वेशन का सेक्शन ढूंढना है, ठीक है ना। जेई मेन वाले सेक्शन में जाओ सबसे पहले। तो जेई मेन में इसलिए जाओ क्योंकि पहली बात तो जेई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनका यहाँ पर थोड़ा सा डुएबल वर्जन जेई मेन पूछना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो आपको काफी सारे सवाल यहाँ पर मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली मूव ऑन टू जेई एडवांस ऑल्सो, है ना, उसके बाद में। लेकिन पहले जेई मेन कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे जेई मेन के लेवल को भी नहीं रीच कर रहे होते। उनको लग रहा होता है कि यार मैंने आज लेक्चर देख लिया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कर, मैंने अब यहाँ पर लेक्चर देख लिया, मुझे क्वेश्चन करना है, और वो अपने मटेरियल को सॉल्व कर रहे होते हैं, और वो मटेरियल ही उस लेवल का नहीं होता कि वो जेई मेन क्रैक कर पाए। तो आपके जेई मेन के क्वेश्चन तो करना है, इसलिए भी आपको जरूरी है कि आपको पता रहे कि आपका मटेरियल उस लेवल तक आपको बढ़ा पा रहा है लेवल में या नहीं, राइट। अगर आपका लेवल जेई एडवांस का बन रहा है उस मटेरियल को सॉल्व करके, तो फिर ऑब्वियसली आपसे ये सारे जो जेई मेन के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाने चाहिए, इसलिए भी करके देखना चाहिए। इट इज काइंड ऑफ ए प्रूफ कि यार आपसे सवाल बन रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर कुछ न कुछ है, जैसे यहाँ पे ये वाला हमने अभी रिप्लेसमेंट टेक्निक से किया था, याद है आपको कि fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ f of 1 by x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 दिया, हमने कुछ और किया था, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर आगे क्या कर दिया इन्होंने, इंटीग्रेशन पूछ लिया। मैं आपको एग्जांपल दे भी रहा था, राइट, कि भाई आपको यहाँ पे
जो फंक्शन मिलेगा वो तो सिंपल ही है। तो इंटीग्रेट करना नहीं fx को मुश्किल होगा, नहीं gx को मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बस इसलिए बन जाता है कि आगे चल के इंटीग्रेशन पूछा है, बट अदरवाइज मेन आइडिया यहां पर किस चीज का है, फंक्शनल इक्वेशन का ही है। हाउ आर यू डूइंग द रिप्लेसमेंट्स, अगर आप सही तरीके से रिप्लेसमेंट्स कर पाओगे तो आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन क्रिएट होगा। अगेन है ना, यू कैन सी कि आपसे यहाँ पर जो एक बढ़िया सा सवाल पूछा गया है, fx प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 24/x, अगर ये 4x के बराबर है तो आपको f ऑफ 3 और f ऑफ 8 का सम निकाल के बताना है। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आप यहाँ पे 3 डालो, क्योंकि हमें पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, राइट। इंटीग्रेशन करना था तो वहां पर हमें एग्जैक्ट फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल होगा, राइट। अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे आपको क्योंकि डेटा पूछा है केवल f ऑफ 3 और f ऑफ 8 कितना आएगा, तो यहाँ पर हमें केवल वैल्यू से मतलब है, फंक्शन से मतलब नहीं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 3 डाल सकते हो। 3 डालोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली 8 बनेगा, तो अगली बार 8 डाल देना तो यहाँ पे 3 बनेगा, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन अभी जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पर जो ऐड करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है ना। ये इतना इजीली इसलिए दिख रहा है क्योंकि आ रहे हैं इतने सारे सवाल, यानी इजीली इसलिए हमें देखने के लिए मिल भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सा बुरा है, तो यहाँ पर आपको डीकोड करना पड़ेगा कि यार आप देखो इस बार और भी एक इंटरेस्टिंग चीज इस क्वेश्चन में नोटिस करोगे कि यहाँ पे 1/15 है और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला 59/15 है। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो ये 60/15 बनेगा। तो क्या इस बार आपने fx के साथ में f ऑफ 1 - x की जोड़ी बनाना चाहिए? नहीं, क्योंकि दोनों को ऐड करके 4 आ रहा है, तो इस बार आपने fx के साथ में f ऑफ 4 - x को चेक करना है, राइट। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, fx आपके पास में गिवन है, आप f ऑफ 4 - x को यहां पर सॉल्व करके देखो कि क्या आने वाला है, ठीक है ना। एंड देन उनको जोड़ के अगर 1 आ रहा है या कोई दूसरी वैल्यू आ रही है, देन दैट एक्चुअली हेल्प्स अस, ठीक है ना, कि उनको जोड़ के आएगा कितना, राइट। ऑलराइट, तो वो भी हमने यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो ये सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। कितने हैं क्वेश्चंस ये, अगर आप फंक्शनल इक्वेशन में देखते हो तो यहीं पे आपके 42 क्वेश्चंस हैं, विच इज ए गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। आप अगर किसी भी अगर अपने मटेरियल में भी देखोगे तो आपको 10 से ज़्यादा सवाल हार्डली मिलेंगे फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर, या 15 मिल जाएंगे अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड मटेरियल है तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंगल रिसोर्स में 42 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो जेई मेन का क्योंकि मैथमेटिक्स का लेवल अच्छा है, इसलिए दिस anyways becomes a good resource to solve, है ना, after you learn a particular concept. Alright, चलिए with that advice let us end our today's discussion. हम यहाँ पर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।